नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर सभी नागरिकों को अपनी ओर से ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धा और भक्ति से भरा ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में शुभकारी हो। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान गजानन से प्रार्थना की है कि वे अपने सभी भक्तों को सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। और अपने संदेश के अंत में उन्होंने गणपति बप्पा मोरया भी लिखा। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान शुभांशु शुक्ला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा और अनुभवों के बारे में राज्यपाल को जानकारी दी। उन्होंने विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करने की पहल पर भी चर्चा की है। शुभांशु शुक्ला ने राज्यपाल से मुलाकात की है और ऐसे में उनकी मुलाकात जो है वो बेहद खास रही। अपना अनुभव उन्होंने साझा किया है कि किस प्रकार जो है वो विदेश की धरती पर गए और कैसे उन्होंने जो है वहां पर भारत का परचम लहराया और किस तरीके से जो भारत के तमाम प्रयोग थे वो भी उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर किए हैं। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उनकी मुलाकात जो है वो काफ़ी ज़्यादा खास रही। बापू को भी उन्होंने इस दौरान नमन किया है और ऐसे में राज्यपाल आनंदीबेन ने भी उनकी उपलब्धियों को यहाँ पर सराहा है, क्योंकि आज के युवाओं के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत है कि किस तरीके से आप अपने सपनों को अगर पूरी लगन से करना चाहें तो पूरा कर लेंगे। और ऐसे ही शुभांशु शुक्ला ने ये बात भी कही कि भारतीय अनुसंधान में ये एक मील का पत्थर होगा, क्योंकि आने वाले समय में और भी भारतीय जो है इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से भी उनकी उपलब्धियों को यहाँ पर सराहाया गया। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पटका भेंट कर उनका यहाँ पर सम्मान आनंदीबेन पटेल ने किया। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य विधानसभा सत्र में अपने संबोधन के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में राज्य के विकास, योजनाओं और सरकारी पहलों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार जनता के कल्याण और राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया और सभी संबंधित अधिकारियों को बेहतर कार्य निष्पादन के निर्देश दिए हैं। तो विकास के मद्देनजर यहाँ पर कई सारे विषयों पर चर्चा हुई है। ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी ने इस पर जोर दिया है कि तमाम विकास कार्य जो हैं वो समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाए। ऐसे में विधानसभा सत्र को जब उन्होंने संबोधित किया तो इन्हीं सब मुद्दों पर जो है प्रकाश डालते हुए नजर आए और इसी बारे में उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और शिक्षा पर और जोर देना है और बेहतर इसे बनाना है और इसकी प्रतिबद्धता जो है वो सरकार की ओर से लगातार दिखाई भी जा रही है। कानून व्यवस्था और शिक्षा को बेहतर करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी बारे में सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के जो स्थगन प्रस्ताव पर आपने जो इस महान सदन में लगातार 4 घंटे तक ये चर्चा करवाई है, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब ने अच्छे से देखा कि गत शुक्रवार जब इस सत्र की पहली सीटिंग थी तो हमारे विपक्ष ने इस विषय को लेकर के अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास किया। इनके सभी सदस्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर के साथ ही इस महान सदन में आए। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपकी सूझबूझ की पूरे दिलो दिमाग से बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। विपक्ष के साथियों ने उस दिन आपके धैर्य की परीक्षा लेने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस महान सदन की ओर से आपकी सूझबूझ की, आपकी कार्यकुशलता की मैं दाद देता हूं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर प्रस्तावित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक्सचेंज पॉलिसी 2025 पर बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से जुड़े अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने नीति के महत्व और राज्य के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के विकास की दिशा पर चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि नीति को शीघ्र प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक तैयारियों को पूरा किया जाए। तो राजधानी लखनऊ से खबर, जहां पर सीएम ने अपने आवास पर एक बैठक की, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकास पर इस दौरान चर्चा हुई है और इसी से जुड़े तमाम अधिकारी और विशेषज्ञ इस बैठक में शामिल हुए, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्सचेंज पॉलिसी पर फोकस्ड ये बैठक की अध्यक्षता की है और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकास पर इस दौरान एक समग्र चर्चा भी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वदेशी उत्पादों के प्रचार प्रसार और जागरूकता को लेकर व्यापारियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने दुकानों का दौरा करते हुए व्यापारियों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और अपने स्टोर में उन्हें बढ़ावा देने का आग्रह किया है। उन्होंने स्वदेशी जागरण के स्टिकर भी दुकानों पर लगाए ताकि लोगों में स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़े। तो स्वदेशी उत्पादों के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की और इसी को लेकर स्टिकर्स भी उनकी ओर से चिपकाए गए हैं। और ऐसे में जैसे कि आप देख रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए और व्यापारियों को प्रेरित करने के लिए कि अपनी दुकानों पर ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रखें। तो ऐसे में उनकी ओर से स्टिकर्स भी यहाँ पर चिपका किए गए। उसी के साथ साथ स्थानीय अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की। इस बारे में उन्होंने जाना है कि किस प्रकार स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए और इस के मद्देनजर क्या कुछ आने वाले समय में बड़े कदम उठाए जाने हैं, इसको लेकर भी अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की। और ऐसे में देखिए, तमाम अन्य लोग भी उनके साथ मौजूद रहे। बढ़ चढ़कर यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ लोग जो है स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मौजूद रहे और सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से खासकर जो स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जो स्टिकर्स यहाँ पर लाए गए थे वो दुकानों पर चिपका किए गए हैं, जिसे देखकर लोग और ज़्यादा जागरूक हों कि स्वदेशी उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएं। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नई कार्यकारिणी इस सप्ताह घोषित होगी। संगठन को 8 उपाध्यक्ष पद मिलने जा रहे हैं। 8 मंत्री, महामंत्री सहित इसमें शामिल होंगे। 31 पदाधिकारियों की घोषणा जल्द होगी, ये बताया जा रहा है। बीजेपी कार्यकारिणी में बड़े बदलाव अपेक्षित हैं, यानी बीजेपी कार्यकारिणी जब होगी तो बड़े बदलाव इसमें हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी नई कार्यकारिणी इस सप्ताह घोषित होगी और संगठन को 8 उपाध्यक्ष पद मिलेंगे। 31 पदाधिकारियों की घोषणा भी जल्द होगी। ऐसे में 8 मंत्री, महामंत्री सहित इसमें शामिल होंगे। बीजेपी कार्यकारिणी में बड़े बदलाव इसके मद्देनजर अपेक्षित किए जा रहे हैं कि बीजेपी कार्यकारिणी है क्या कुछ बदलाव हालांकि अब होंगे, ये समय बताएगा, क्योंकि इसी हफ्ते बताया जा रहा है इस बारे में घोषणा होनी है, जहां पर कई सारे पहलुओं पर नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि बड़े बदलाव होने की अपेक्षा यहां पर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर परिसर का दौरा किया और स्थानीय पुजारियों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर भक्तों ने भी उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें मंदिर दर्शन के लिए उपस्थित देखा। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और अन्य पहलुओं पर आवश्यक इंतजाम जो है किए हुए थे, ताकि जब वो यहाँ पर पहुंचे तो कोई भी ऐसी अव्यवस्था ना होने पाए। और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया है और प्रदेश की खुशहाली की कामना उन्होंने की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी मतदाता अधिकार यात्रा के तहत आज दरभंगा में सक्रिय हैं। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान मतदाताओं से संवाद करते नजर आएंगे और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का संदेश भी उन्होंने इस दौरान दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का मतदान करना बेहद महत्वपूर्ण है। दरभंगा में उनकी यात्रा के दौरान स्थानीय नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो दरभंगा में राहुल गांधी सक्रिय नजर आए, जहां पर
उनकी ओर से रैली निकाली गई जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और हाथ में देखिए कांग्रेस का झंडा लिए लोग जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ राजद के साथ उनका जो गठबंधन है उसके तहत यहाँ पर और ज्यादा लोग जो एकत्रित हुए। ऐसे में बिहार में क्या कुछ जादू कांग्रेस और राजद का चलता हुआ नजर आएगा ये समय बताएगा, क्योंकि मतदान पेटी में पूरा फैसला जो है कैद होगा। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियों को अंतिम रूप देना यहाँ पर शुरू हो गया है। मतदान यात्रा जो है लगातार जारी है। मतदाता अधिकार यात्रा कांग्रेस और आरजेडी की ओर से निकाली जा रही है और देखिए राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम इस दौरान किए गए थे। मतदाता अधिकार यात्रा दरभंगा पहुंची जहां पर नागरिकों को उनके मतदान के लिए जागरूक करते हुए राहुल गांधी नजर आए और इसी के साथ साथ उनकी ओर से इस महत्ता को बताया गया कि हर एक जन जन का मतदान करना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा जरूर लें, अपील उनकी ओर से की गई। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर भगवान गणेश की अनोखी रेत कलाकृति तैयार की। रेत कलाकार ने नींबू और रेत का उपयोग करते हुए भव्य गणेश मूर्ति का निर्माण किया। इस रचनात्मक प्रयास के जरिए उन्होंने न केवल धार्मिक आस्था का प्रदर्शन किया बल्कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे संदेश भी साझा किए हैं। तो आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर जो है पूरे देश में इसे मनाया जा रहा है और इस बीच सुदर्शन पटनायक जिन्होंने रेत से एक बेहद ही सुंदर कलाकृति यहाँ पर बनाई है, नींबू का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है और आत्मनिर्भर भारत का संदेश भी अपनी इस कलाकृति के जरिए सुदर्शन पटनायक ने दिया है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं बेहद ही सुंदर तरीके से इसे तैयार किया गया है और कलाकृति जो है वो बेहद सुंदर। वोकल फॉर लोकल से लेकर ब्रह्मोस, मेक इन इंडिया और सेमीकंडक्टर मिशन तक हर एक पहलू पर यहाँ पर जो है इसमें शामिल किए गए हैं और मेक इन इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक का संदेश इसके जरिए यहाँ पर दिया गया है। और पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का पर्व जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है। अनोखी नींबू से बनी ये गणेश मूर्ति सुदर्शन पटनायक की ओर से बनाई गई है जो कि बेहद ही सुंदर और बेहद ही आकर्षक, और ऐसे में आज का दिन जब गणेश चतुर्थी है तो ऐसे में उनकी ओर से बनाया जाना बेहद ही खूबसूरत। खबर महाराष्ट्र के पालघर से है जहां वसई के नारंगी रोड पर चामुंडा नगर और विजयनगर के बीच स्थित रमाबाई अपार्टमेंट की 4 मंजिला इमारत का पिछला हिस्सा कल देर रात अचानक ढह गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा मलबे से 9 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की टीम ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। तो पालघर में इमारत ढह गई और 9 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना जो है मिली है। हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। ऐसे में तमाम घायलों को जो निकाला गया है उनका इलाज चल रहा है। मलबे से 9 लोगों को बताया जा रहा है कि निकाला गया है। ऐसे में पूरी इमारत जो है किस तरीके से जमींदोज हो गई, आप तस्वीरों में देखिए, ढह गई ये इमारत और मलबे में तब्दील होती हुई ये पूरी इमारत, जिसमें 9 लोगों के दबे होने की सूचना मिली थी। 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया जबकि 2 लोगों की इसमें मौत हो गई। हालांकि जो लोग इसमें घायल हुए उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। कई और भी लोग अगर दबे हैं तो उनको निकालने का प्रयास यहां पर एनडीआरएफ की टीम की ओर से किया जा रहा है। खबर जम्मू कश्मीर से है जहां कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर के पास भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। इस दुर्घटना में अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी है और प्रशासन ने इलाके में आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी है। कटरा में लगातार बारिश के कारण वैष्णो देवी के पास पहाड़ी इलाके में मलबा गिर गया। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन दल मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया। अभी भी कई लोग मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है। प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। तो कटरा में भूस्खलन के चलते हालात जो है संवेदनशील हो गए हैं। भारी बारिश के चलते मलबा यहां पर गिरा है। राहत और बचाव कार्य फिलहाल टीमों की ओर से किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी जो है निकलें। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर टीमें जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। राहत और बचाव कार्य यहाँ पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। कटरा में ये भूस्खलन हुआ जिसके चलते मलबा जो है वो आ गिरा और कई लोगों के इसमें घायल होने की भी सूचना है। राहत और बचाव कार्य फिलहाल चल रहा है।
देश भर में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर तिरुवनंतपुरम तक मंदिरों में श्रद्धालु की भारी भीड़ इस समय देखने को मिल रही है। नागपुर महाराष्ट्र श्री गणेश मंदिर टेकड़ी में सुबह की आरती में भारी संख्या में भक्त शामिल हुए और गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गणेश मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और विशेष पूजा अर्चना में भाग ले रहे हैं। ये 8 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। राजस्थान के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भजन आरती और प्रसाद वितरण का आनंद लिया है। तो वहीं केरल की बात करें तो गणपति मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। गुजरात की भी तस्वीरें देखिए, जहां गणेश मंदिर में भक्तों ने भव्य आरती में हिस्सा लिया। तमिलनाडु, जहां पिल्लैयारपट्टी विनायगर मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। असम की बात करें तो असम में गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पूजा अर्चना की है। देश के अलग अलग हिस्सों में गणेश चतुर्थी का उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ है और भव्य सजावट की गई है। त्योहार की भव्यता को और ज्यादा इसके जरिए बढ़ाया जा रहा है। ये 8 तस्वीरें असम, उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मुंबई और राजस्थान की तस्वीरें, जहां पर हम इन तस्वीरों को देखकर समझ पाएंगे किस तरीके से गणेश चतुर्थी का उत्सव जो है पूरे देश में मनाया जा रहा है और मंदिर किस तरीके से भव्य और दिव्य रूप में सजकर तैयार हैं। और ऐसे में भक्त भी लगातार सुबह तड़के से ही पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सिद्धिविनायक मंदिर में भव्य उत्सव की शुरुआत हो गई है। भक्तों ने सुबह से ही गणपति बप्पा की पूजा अर्चना शुरू कर दी। मुंबई के प्रतिष्ठित श्री सिद्धिविनायक मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने लायक है। सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और विशेष पूजा अर्चना में भी वो हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर मंदिर पूर्ण रूप से सजकर तैयार है। मंदिर परिसर को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। साथ ही भजन और आरती के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। ऐसे में भक्तों का उत्साह जो है अपने चरम पर है। ये 2 तस्वीरें जहां पर बप्पा को आप देखेंगे बेहद ही सुंदर स्वरूप में ललाहित कर देने वाली ये तस्वीरें, जहां पर बेहद ही सुंदर स्वरूप में आज के दिन सजकर तैयार बप्पा और इसी के साथ तमाम भक्तगण भी सुबह तड़के से ही पूजा अर्चना में हिस्सा लेने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, बप्पा के दर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ साथ सुख समृद्धि की कामना भी उनकी ओर से की जा रही है। भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है और आज पूरे दिन ही यह आयोजन इसी तरीके से जारी रहने वाले हैं। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारी बारिश का येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। पौड़ी जिले में बारिश का अलर्ट है। नैनीताल में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी है। तो वहीं 28 और 29 अगस्त के लिए बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। तो मौसम विभाग लगातार पहले से ही पूर्वानुमान जारी कर चेताने का काम कर रहा है। बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट है। 28 और 29 अगस्त को जो है बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। तो आने वाले समय में हालात जो हैं वो संवेदनशील हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के मद्देनजर यहाँ पर मुश्किलें जो हैं वो दोगुनी हो जाती हैं। ऐसे में भूस्खलन का खतरा भी यहाँ पर बढ़ जाता है। इसलिए पहले से ही मौसम विभाग जो है पूर्वानुमान जारी कर लोगों को चेताने का काम कर रहा है। 28 और 29 अगस्त को खासकर बारिश को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। बागेश्वर से लेकर नैनीताल तक
बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की हिदायत मौसम विभाग की ओर से दी जा रही है। इसी के साथ साथ प्रशासन भी इसको लेकर पूर्ण रूप से तैयारी करते हुए कि आने वाले समय में अगर कोई भी आपात स्थिति बनती है, भूस्खलन का खतरा अगर बढ़ता है, तो प्रशासन की ओर से हालातों को जो है काबू में लिया जाए और सामान्य करने के लिए हालातों को प्रशासन जो है पूर्ण रूप से स्टैंड बाय मोड पर रहेगा। और ऐसे में भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से फिलहाल जारी किया गया है। पौड़ी जिले में बारिश का अलर्ट है, तो वहीं नैनीताल में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। खबर वाराणसी से है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। शहर के कई आवासीय क्षेत्र और ऐतिहासिक मंदिर जलमग्न हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने बचाव कार्य तेज कर दिया है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील प्रशासन की ओर से की गई है और इसमें पूरा सहयोग भी प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है। तो गंगा का जलस्तर बढ़ा है और ऐसे में लोगों के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं। भारी बारिश से शहर जो है वो जलमग्न होना शुरू हो गया है। जैसे कि आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो है पानी भरा हुआ है रिहायशी इलाकों में। तो ऐसे में फिलहाल प्रशासन की ओर से हालातों पर नजर बनी हुई है और इसी के साथ साथ लोगों को हिदायत ये दी जा रही है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले वो लोग जिन पर खतरा है, और इसी के साथ साथ वो लोग जो कि इन इलाकों में हैं जहां पर जलमग्न ये इलाके होना शुरू हो गए हैं, उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। और ऐसे में प्रशासन का भी पूरा सहयोग लोगों को मिल रहा है कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। और देखिए किस कदर यहाँ पर पानी भरा हुआ है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसकी मॉनिटरिंग भी प्रशासन की ओर से की जा रही है। और ऐसे में लोगों को भी पूरा सहयोग प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है कि सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया जाए। और इसी के साथ साथ लोगों को हर एक पहलू पर सहयोग के लिए प्रशासन की जो है आश्वासन यहां पर दिया गया है। रियासी जिले के ऊपरी इलाकों में पिछले कुछ घंटों से लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी के किनारे बसे कई गांवों में खतरे की घंटी बज चुकी है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रियासी के उपायुक्त ने कहा है कि जलस्तर में इस तेजी के कारण हर क्षण हालात बदल सकते हैं। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों और आपदा प्रबंधन की टीम को अलर्ट रहने और बचाव कार्यों के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से नदी का रौद्र रूप देखने के बाद जो है अलर्ट जारी किया गया है। चिनाब नदी इस समय उफान पर है और किस तरीके से उफान जो है नदी में देखने को मिल रहा है वो आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। स्थानीय प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने के लिए प्रशासन की ओर से कहा गया है, क्योंकि चिनाब नदी का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है उस हिसाब से आने वाले समय में स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। तो ऐसे में लोग पहले से ही सतर्क हों, इसलिए प्रशासन जो है एडवाइजरी जारी कर रहा है। रेड अलर्ट फिलहाल मौसम विभाग की ओर से भी जारी किया गया है कि लोगों को पहले से इस बात का अंदेशा हो कि हालात संवेदनशील है और किसी भी समय उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ सकता है और प्रशासन का भी पूरा सहयोग इसमें लोगों को मिल रहा है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।